एक पल के लिए एक बहुत ही अजीब सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जिस पर उसे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ईमानदार लगता है। लेकिन मनोविज्ञान के जो आंकड़े आज हमारे सामने हैं वे एक बहुत ही अलग और थोड़ी डरावनी कहानी बताते हैं। बिल्कुल, उन आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ 10 मिनट की एक सामान्य सी बातचीत में वो तथाकथित ईमानदार इंसान भी कम से कम 2 से 3 बार झूठ बोलता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये क्लिनिकल रिसर्च है। हाँ, मतलब शुरुआत में हमें लगता है कि लोग शायद सिर्फ सामाजिक शिष्टाचार के लिए झूठ बोलते हैं या खुद को किसी छोटी मोटी शर्मिंदगी से बचाने के लिए। वहां तक तो ठीक है, लेकिन असली खतरा तो वहां शुरू होता है ना, जब झूठ सिर्फ एक ढाल नहीं रहता। सही कहा, जब वो एक हथियार बन जाता है, एक ऐसा खामोश हथियार जिसका इस्तेमाल हमारे ही आसपास के लोग बहुत ही चालाकी से करते हैं, दिमाग पर कब्जा करने के लिए। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण, इस डीप डाइव का मकसद ही यही है, उस अदृश्य खतरे को बेनकाब करना। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एकदम ठोस चीजें हैं। हाँ, हमारे सामने आज क्लिनिकल साइकोलॉजी के कुछ बेहद ताज़ा रिसर्च पेपर्स हैं, इंसानी व्यवहार पर की गई कुछ गहरी केस स्टडीज़ हैं और सबसे दिलचस्प एक पूर्व FBI एजेंट के इंटरोगेशन मैनुअल के नोट्स भी हैं। और इन सबको मिलाकर आज हम उस छिपे हुए खेल के नियम डिकोड करने जा रहे हैं जो शायद इसी वक्त हमारे ही आसपास चल रहा हो। सच कहूँ तो ये सब पढ़ने के बाद एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और असहज कर देने वाली फीलिंग आती है, क्योंकि हम अक्सर यही मानकर चलते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वे पारदर्शी हैं। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। इन रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद एक बात एकदम साफ हो जाती है कि मैनिपुलेशन यानी मानसिक हेरफेर कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ फिल्मों में विलन करते हैं। हाँ, वो हमारे घरों में, ऑफिस में और हमारे सबसे करीबी रिश्तों में बहुत ही खामोशी से हो रहा है। बहुत ही खामोशी से, और इसी वजह से ये इतना खतरनाक है। तो चलिए बिना किसी देरी के मनोविज्ञान के इस सबसे अंधेरे कोने में चलते हैं। शुरुआत करते हैं उस बुनियाद से जिस पर ये सारा फरेब टिका है, यानी झूठ। आमतौर पर लोगों को लगता है कि झूठ बोलना क्या है, बस सच को छुपाना है और कुछ नए शब्द बोल देना है ना? लेकिन FBI की इंटेरोगेशन तकनीक और मनोविज्ञान हमें कुछ और ही बताता है। सच तो ये है कि झूठ बोलना इंसान के दिमाग के लिए एक बहुत ही जटिल और बुरी तरह थका देने वाली प्रक्रिया है। मतलब दिमाग के लिए कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी बोझ कहा जाता है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो सच बोलना बहुत ही आसान है। क्यों सच बोलना आसान क्यों है? क्योंकि सच बोलते समय दिमाग सिर्फ एक काम कर रहा होता है, मेमोरी रिकॉल। यानी जो भी घटना हुई, दिमाग ने बस याददाश्त की एक फाइल खोली और उसे पढ़ दिया। उसमें कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं है, कोई बनावट नहीं है। एकदम सही। लेकिन जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके दिमाग को एक साथ 3 बहुत ही भारी काम करने पड़ते हैं। 3 काम एक ही समय पर? हाँ, पहला काम एक बिल्कुल नई गढ़ी हुई कहानी बनाना जो सुनने में एकदम सच लगे। दूसरा काम उसी समय अपनी असली याददाश्त यानी सच्चाई को सक्रिय रूप से दबाना। बाप रे। और तीसरा काम लगातार सामने वाले के चेहरे और उसकी प्रतिक्रिया पे नजर रखना कि वो इस कहानी पर विश्वास कर रहा है या नहीं। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई इंसान एक साथ 3 भारी गेंदों से जगलिंग कर रहा हो। बहुत ही सटीक उपमा है। मतलब अगर वो लगातार ये भारी काम करेगा तो दिमागी थकान होगी ही और अंततः एक ना एक गेंद तो गिरेगी ही। गिरेगी, और जरूर गिरेगी। और जब वो गेंद गिरती है तो उसी दिमागी थकान की वजह से उस इंसान के शब्दों में और उसके व्यवहार में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। और इन्हीं दरारों को हमें पहचानना है। बिल्कुल। इन रिसर्च पेपर्स में सबसे पहली और आम दरार जो बताई गई है वो है ओवर एक्सप्लेनेशन। ओवर एक्सप्लेनेशन यानी बिना पूछे बहुत अधिक जानकारी देना। हाँ, बिना मांगे पूरी कहानी सुना देना। हाँ, ये तो अक्सर देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी से सीधा सा सवाल पूछा गया कि कल शाम को ऑफिस के बाद सीधे घर क्यों नहीं आए, तो वो इंसान एक लाइन में जवाब देने के बजाय पूरी एक फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने लगता है। हाँ, वो कहेगा मैं तो सीधे निकल रहा था, फिर अचानक से बॉस ने एक मीटिंग रख दी, उसके बाद बाहर निकला तो इतना भयंकर ट्रैफिक था कि गाड़ियां रेंग रही थी।
और मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना था और वो पेट्रोल पंप वाला भी इतना धीमा था, मतलब कुछ भी। एकदम। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी फालतू जानकारियाँ, ट्रैफिक और पेट्रोल की बातें मांगी ही नहीं गई थी। तो दिमाग ऐसा क्यों कर रहा है? वो बेवजह की जानकारियां क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि वो इंसान अंदर से अपराध बोध महसूस कर रहा है। उसका दिमाग घबराया हुआ है और उसे सामने वाले से सहमति या कहें वैलिडेशन चाहिए। अच्छा, तो उसे लगता है कि जितनी ज्यादा बारीकियां वो कहानी में डालेगा, कहानी उतनी ही सच्ची लगेगी। लेकिन असल में होता उल्टा है। वो अपने ही बुने हुए जाल में खुद उलझ रहा होता है। ये तो हो गई पहली दरार। मैंने नोट्स में पढ़ा कि दूसरी दरार टाइमलाइन से जुड़ी होती है। ये क्या है? हाँ, घड़ी गई कहानी की टाइमलाइन कभी सीधी नहीं होती। मतलब? देखिए, जब हम कोई सच्ची घटना याद करते हैं तो वो एक सीध में चलती है। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ। लेकिन झूठ बोलते समय इंसान कहानी उसी वक्त रच रहा होता है। तो उसमें बार बार नई चीजें आगे पीछे जुड़ती रहती हैं। बिल्कुल। इंसान बीच बीच में रुककर सोचेगा, फिर अचानक कोई पुरानी बात बीच में घुसा देगा, क्योंकि वो याद नहीं कर रहा है, वो निर्माण कर रहा है। समझ गई। और तीसरी दरार के बारे में जो इन स्रोतों में है, वो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। डिस्टेंसिंग लैंग्वेज, यानी भाषा में एक खास तरह की मनोवैज्ञानिक दूरी आ जाना। ये झूठ पकड़ने का एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा तरीका है। ये कैसे काम करता है? जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो अवचेतन स्तर पर यानी सबकॉन्शियस लेवल पर उसे उस झूठ से जुड़ने में असहजता होती है, इसलिए वो खुद को उस गढ़ी हुई घटना से अलग करना चाहता है। तो वो अपनी भाषा बदल लेता है? हाँ, उसकी भाषा में सर्वनाम बदल जाते हैं। वो मैं या मेरा कहने से बचने लगता है। मतलब वो सीधे ये नहीं कहेगा कि मैंने ये गलती नहीं की? नहीं, वो शायद कहेगा कि वो काम तो वहाँ मौजूद लोगों से हो गया होगा, या हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। जानबूझकर करते हैं, बहुत सोच समझ कर। नहीं, यही तो सबसे डरावनी बात है। ये पूरी तरह से अवचेतन मन की प्रक्रिया है। ये सब इतनी गहराई में होता है कि इंसान को खुद भी पता नहीं चलता। बाप रे। उसका दिमाग बैकग्राउंड में खुद को बचाने के लिए भाषा का ये आवरण ओढ़ लेता है। यह एक रक्षा तंत्र है जिस पर इंसान का सचेत नियंत्रण नहीं होता। ये बहुत ही रहस्यमयी लगता है कि हमारा दिमाग हमें बचाने के चक्कर में ही हमें बेनकाब कर देता है। बिल्कुल। और जब दिमाग झूठ के इस भारी बोझ तले दब रहा होता है तो केवल शब्द ही नहीं बल्कि हमारा शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। हाँ, झूठ बोलने पर शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है? शरीर की प्रतिक्रियाएं शब्दों से भी ज्यादा सच्ची होती हैं। क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम शरीर को नियंत्रित करता है ना? हाँ, और नर्वस सिस्टम को झूठ बोलना नहीं आता। यहाँ सबसे पहली चीज जो FBI एजेंट की किताब में बताई गई है वो है सिंक ब्रेक। सिंक ब्रेक, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जब हमारी भावनाएं सच्ची होती हैं तो हमारे बोले गए शब्द और हमारे चेहरे की प्रतिक्रिया दोनों बिल्कुल एक साथ होते हैं, सिंक में। ठीक है। लेकिन जब कोई झूठ बोल रहा होता है या भावनाएं दिखावटी होती हैं तो वहां 0.5 सेकंड की एक बहुत ही छोटी सी देरी होती है, डिले होता है। अच्छा, जैसे अगर कोई मेरी तारीफ कर रहा है तो पहले वो शब्द बोलेगा, फिर उसका दिमाग प्रोसेस करेगा कि हाँ अब मुझे खुश दिखना चाहिए, और उसके आधे सेकंड बाद चेहरे पे मुस्कान आएगी। एकदम सही। क्योंकि वो मुस्कान स्वाभाविक नहीं है, वो एक सोची समझी प्रतिक्रिया है। वो जो आधे सेकंड का गैप है ना, वही ये साबित करता है कि वहां एक परफॉर्मेंस चल रही है। ओह, और जब किसी पर मुश्किल सवाल दागे जाते हैं तब शरीर क्या करता है? तब इंसान स्ट्रेस ग्रूमिंग का सहारा लेता है। स्ट्रेस ग्रूमिंग? हाँ, मुश्किल सवाल सामने आते ही नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ऐसे में इंसान अनजाने में खुद को शांत करने के तरीके खोजने लगता है। जैसे वो अपने बाल संवारने लगेगा, कपड़ों की सिलवटें ठीक करने लगेगा, या बार बार अपनी गर्दन छूने लगेगा। ये शरीर का तनाव कम करने का तरीका है। एक सेकंड रुकिए, इस बात पे मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। बताइए। अगर बॉस अचानक केबिन में बुलाकर कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी नर्वस हो जाएगा। उस घबराहट में हो सकता है इंसान अपनी टाई ठीक करने लगे या बाल संवारने लगे, भले ही वो बिल्कुल सच बोल रहा हो। तो क्या हर नर्वस इंसान झूठा है? हम दोनों में फर्क कैसे करेंगे? ये बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल है, और यहीं पर काम आता है बेसलाइन का नियम। बेसलाइन? हाँ, हर इंसान के व्यवहार की एक सामान्य अवस्था होती है जिसे बेसलाइन कहते हैं। बॉस के सामने हमेशा नर्वस होना किसी की बेसलाइन हो सकती है। अच्छा, मतलब वो हमेशा ही वैसा रहता है? हाँ, लेकिन अगर कोई इंसान पूरी बातचीत के दौरान बिल्कुल शांत और आत्मविश्वासी था और सिर्फ एक विशेष सवाल पूछे जाने पर अचानक बाल संवारने लगा या चेहरा छूने लगा,
तो वो बदलाव झूठ का संकेत है। क्या बात है, मतलब हमें सिर्फ हरकतें नहीं देखनी है, हमें सामान्य व्यवहार से आए अचानक बदलाव को देखना है। बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोग जो पेशेवर रूप से झूठ बोलते हैं वे इन शारीरिक हरकतों को पूरी तरह दबा देते हैं। हाँ, और यहीं से एक और खतरनाक संकेत उभरता है, कंट्रोल्ड स्टिलनेस। मतलब जानबूझकर स्थिर हो जाना। जो लोग जानते हैं कि उनके हिलने डुलने से झूठ पकड़ा जा सकता है, वे जानबूझकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं, एक मूर्ति की तरह। लेकिन ये तो और भी अजीब लगता होगा। बहुत अजीब। एक स्वाभाविक रूप से शांत इंसान भी सांस लेते समय थोड़ा हिलेगा, पलके झपकाएगा, लेकिन इनमें एक तनावपूर्ण कठोरता होती है। ये तो ऐसा है जैसे कोई इंसान छिपने के लिए अचानक रोबोट बन जाए। वो सामान्य दिखने की कोशिश में इतना ज्यादा नियंत्रण लगा देता है कि वो और भी ज्यादा अजीब दिखने लगता है। बिल्कुल। वो अत्यधिक नियंत्रण खुद इस बात का सबूत बन जाता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। तो झूठ पकड़ना तो पहली सीढ़ी हुई। झूठ बोलना अक्सर खुद को बचाने का एक तरीका होता है। लेकिन ये खेल तब खौफनाक हो जाता है जब कोई झूठ का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि दिमाग पर कब्जा करने के लिए करता है। और यहीं से इन रिसर्च पेपर्स का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है, मैनिपुलेशन की रणनीतियां। मानसिक हेरफेर। मैनिपुलेशन इंसान की सोच को दीमक की तरह खोखला करता है, और इसमें सबसे पहली और सबसे खतरनाक रणनीति है गैसलाइटिंग। आजकल इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। Yes, sir. ये वास्तव में काम कैसे करता है? गैसलाइटिंग का सीधा सा मतलब है किसी इंसान की वास्तविकता को इस तरह से तोड़ना मरोड़ना कि वो इंसान खुद की याददाश्त, अपनी समझ और अपनी दिमागी हालत पर ही शक करने लगे। मतलब इसका उद्देश्य सिर्फ एक बार झूठ बोलना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असल उद्देश्य इंसान को पूरी तरह से भ्रमित करके उसे अपने ऊपर निर्भर बना लेना है। ये तो बहुत क्रूर है। कोई उदाहरण देकर समझाइए। मान लीजिए एक रिश्ते में कोई बात तय हुई थी। कुछ दिनों बाद जब उस पर बहस होती है तो मैनिपुलेटर ये नहीं कहता कि मुझसे गलती हो गई। तो वो क्या कहता है? वो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहेगा, हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। तुम्हारी याददाश्त आजकल बहुत खराब रहने लगी है, तुम हमेशा चीजों का बतंगड़ बनाते हो। बाप रे। मतलब धीरे धीरे इंसान को ये विश्वास दिला देना कि उसके दिमाग में ही कोई खराबी है। हाँ, ये किसी के आत्मविश्वास की जड़ें काटने जैसा है। और इसके बिल्कुल विपरीत एक और रणनीति है जो शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है। इन पेपर्स में उसे लव बॉम्बिंग कहा गया है। लव बॉम्बिंग। ये शुरुआत में इतनी मीठी होती है कि किसी को शक ही नहीं होता। इसमें इंसान शुरुआत में ही आपको बहुत ज्यादा ध्यान, तारीफें और स्नेह देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई कनेक्शन बन गया हो। बिल्कुल। मुझे तो ये किसी बहुत ही मीठे हाई कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक की तरह लगता है। शुरुआत में पीते ही बहुत जबरदस्त ऊर्जा मिलती है। ऐसा लगता है कि क्या बात है, दुनिया कितनी खूबसूरत है। हाँ, लेकिन बाद में क्या होता है? कुछ ही हफ्तों बाद जब उसका असर खत्म होता है तो एक बहुत ही खतरनाक क्रैश आता है। इंसान एकदम टूट जाता है। ये उपमा बहुत ही सटीक है। लव बॉम्बिंग का असली मकसद प्यार जताना नहीं होता, बल्कि बहुत जल्दी अंधा भरोसा जीतना होता है। और एक बार जब वो भरोसा बन जाता है तब मैनिपुलेटर अपना असली चेहरा दिखाता है और उसी भरोसे का फायदा उठाकर नियंत्रित करना शुरू कर देता है। ये एक बहुत ही क्रूर मनोवैज्ञानिक जाल है, और इसी नियंत्रण को बनाए रखने के लिए मैनिपुलेटर एक और तरकीब इस्तेमाल करते हैं जिसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ये क्या है? ट्रायंगुलेशन का मतलब है किसी दो लोगों की बातचीत या विवाद के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को अदृश्य रूप से लाकर खड़ा कर देना। अदृश्य रूप से? मतलब वो तीसरा इंसान वहां होता नहीं है? हाँ, उदाहरण के लिए ऑफिस में कोई टॉक्सिक कलीग कह सकता है, मैं तो तुम्हारे काम से खुश हूं, लेकिन जानते हो बॉस को लगता है कि तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि सामने वाले के मन में जानबूझकर असुरक्षा पैदा की जा रही है ताकि वो खुद को साबित करने की दौड़ में लग जाए। सही कहा। मैनिपुलेटर चाहता है कि वो इंसान असुरक्षित महसूस करे और अपनी सफाई दे। तो इसका सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक जवाब क्या होना चाहिए? जवाब यही है कि कभी भी उस तीसरे इंसान के अस्तित्व को महत्व ना दिया जाए। मतलब बचाव में कुछ ना कहा जाए? बिल्कुल नहीं। सीधा जवाब होना चाहिए कि मैं इस वक्त सिर्फ तुमसे और इस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। अगर बॉस को कोई समस्या है तो मैं सीधा उनसे बात कर लूंगा। वाह, इससे मैनिपुलेटर का हथियार एकदम बेकार हो जाता है। हाँ, वो निहत्था हो जाता है। बहुत ही शानदार तरीका इस जाल को काटने का। लेकिन इन सब के बीच एक और रणनीति है जो बहुत ही खामोश होती है, साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट ये सबसे आक्रामक भावनात्मक हथियारों में से एक है।
इसमें क्या होता है? इसमें कोई व्यक्ति सामने वाले को सजा देने के लिए अचानक से पूरी तरह बातचीत बंद कर देता है। ना कोई जवाब, ना कोई स्पष्टीकरण। लेकिन एक इंसान की चुप्पी दूसरे इंसान को इतना ज्यादा परेशान क्यों कर देती है? इसके पीछे का न्यूरोलॉजिकल तंत्र क्या है? इसके पीछे हमारा विकासवाद यानी एवोल्यूशन छिपा है। इंसान बुनियादी तौर पर एक सामाजिक प्राणी है। प्राचीन काल में अगर किसी इंसान को उसके कबीले से बाहर कर दिया जाता था तो उसका मतलब था निश्चित मौत। सही बात है। इसलिए हमारे दिमाग का डिजाइन ऐसा है कि जब कोई हमें सामाजिक रूप से बहिष्कृत करता है या साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो दिमाग के उसी हिस्से में दर्द महसूस होता है जहां कोई शारीरिक चोट लगने पर होता है। बाप रे, मतलब वो दर्द सिर्फ एक सोच नहीं है, वो एक न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। बिल्कुल। मैनिपुलेटर इसी जैविक दर्द का फायदा उठाता है। वो चाहता है कि इंसान उस दर्द को खत्म करने के लिए घुटने टेक दे और अपनी गलती न होने पर भी माफी मांग ले। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन है। क्या? हम कैसे पहचाने कि कोई सच में किसी मानसिक दबाव में है और उसे सिर्फ कुछ समय के लिए स्पेस चाहिए, या वो अपनी इस चुप्पी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? फर्क उनके इरादे और संवाद में होता है। जो इंसान सच में स्पेस चाहता है वो संवाद का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं करता। वो बता कर जाता है। हाँ, वो कहेगा मैं अभी इस स्थिति में बात नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, हम कल बात करेंगे। उसकी चुप्पी की एक सीमा होती है। और जब चुप्पी एक हथियार होती है तब वो अनिश्चित काल के लिए होती है। सामने वाले को अंधेरे में छोड़ दिया जाता है ताकि वो मानसिक रूप से तड़पे। ये बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। अब मैनिपुलेशन के इसी क्रम में एक और बहुत ही मीठा जाल होता है जिसे मिररिंग कहते हैं। मिररिंग, ये ऐसा है जैसे कोई बिल्कुल हमारे ही जैसा बन जाए। हाँ, मतलब हमारी नकल करना। मिररिंग का मतलब है किसी की शारीरिक भाषा, बोलने की गति, लहजे और यहाँ तक कि रुचियों की अनजाने में नकल करना। लेकिन ये तो सामान्य लोगों में भी होता है ना? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि जब दो लोगों के बीच गहरा और सच्चा कनेक्शन होता है तो ये स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन खतरनाक तब है जब ये जानबूझकर किया जाए, है ना? बिल्कुल। अनुभवी मैनिपुलेटर्स इसे जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? वे सामने वाले के व्यवहार को शीशे की तरह दोहराते हैं ताकि दिमाग को ये संदेश जाए कि ये इंसान बिल्कुल मेरे जैसा है, ये सुरक्षित है। इससे भरोसा बहुत तेजी से बन जाता है। तो इसे पकड़ने का क्या तरीका है? हम कैसे समझें कि कोई सच में हमारे साथ जुड़ रहा है या वो सिर्फ हमारी नकल कर रहा है? इसके लिए इन स्टडीज में दो बहुत ही कारगर परीक्षण बताए गए हैं। पहला है स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट। सच्चा मनोवैज्ञानिक कनेक्शन बनने में हमेशा समय लगता है। अगर कोई इंसान पहली या दूसरी ही मुलाकात में बिल्कुल किसी के जैसा लगने लगे, उसकी हर पसंद मिलने लगे, तो सतर्क हो जाना चाहिए। मतलब वो एक परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ। और दूसरा परीक्षण क्या है? दूसरा है शारीरिक बदलाव का टेस्ट। जब लगे कि सामने वाला मिररिंग कर रहा है तो अचानक से अपनी शारीरिक भाषा बदल देनी चाहिए। जैसे? अगर कोई आगे की तरफ झुका हुआ बैठा है तो वो अचानक से सीधे होकर पीछे टेक लगा ले। अच्छा। अगर वो दूसरा इंसान स्वाभाविक रूप से जुड़ा है तो वो तुरंत नकल नहीं करेगा, लेकिन अगर वो जानबूझकर मिररिंग कर रहा है तो वो कुछ ही सेकंड में अपनी मुद्रा भी बिल्कुल वैसी बदल लेगा। ये तो बचपन में खेले जाने वाले साइमन सेज गेम जैसा हो गया। बिल्कुल वैसा ही। मतलब हम खुद एक चारा फेंकते हैं ये देखने के लिए कि क्या सामने वाला अंधाधुंध हमारी नकल कर रहा है। अगर वो तुरंत ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वो इंसान जुड़ नहीं रहा, बल्कि वो बहुत ही गहराई से रीड कर रहा है ताकि नियंत्रित कर सके। एकदम सही पकड़ा आपने। तो इन सभी जटिल हथियारों, जालों और मनोवैज्ञानिक खेलों को गहराई से समझने के बाद इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। बचाओ। हाँ, इन सब से खुद को बचाया कैसे जाए? वो कौन सा मनोवैज्ञानिक कवच है जो इन सभी हमलों को नाकाम कर सकता है? बचाव के कुछ बहुत ही ठोस नियम हैं जो मनोविज्ञान हमें सिखाता है। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम है धीमे चलें, स्लो डाउन। धीमे चलने से क्या होगा? हर तरह का मैनिपुलेशन हमेशा जल्दबाजी और एक आपातकाल के एहसास पर निर्भर करता है, अर्जेंसी पर। हाँ, वो चाहते हैं कि हम जल्दी फैसला लें। बिल्कुल। मैनिपुलेटर चाहता है कि सोचने का समय ना मिले, क्योंकि जब दिमाग जल्दी में होता है तो वो तार्किक रूप से काम नहीं करता, बल्कि भावनाओं में बहकर फैसले लेता है। तो क्या करना चाहिए? जब भी ऐसा दबाव महसूस हो कि कोई फैसला अभी लेना है तो वहीं रुक जाना चाहिए। खुद को कम से कम एक रात का समय देना चाहिए। मतलब जल्दबाजी के उस बुलबुले को फोड़ देना चाहिए। बहुत सही। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना। अंदर की आवाज। हाँ, हमारा अवचेतन मन अक्सर खतरे को हमारे सचेत मन से पहले भांप लेता है।
अगर किसी व्यक्ति के साथ लगातार थकान, भारीपन या भ्रम महसूस होता है तो इस अंदर की आवाज को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग इस आवाज को ये कह के दबा देते हैं कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ और मैन्युपुलेटर यही तो चाहता है। बिल्कुल। तीसरा बचाव क्या है? तीसरा बचाव है जानकारी साझा करने में अत्यधिक सावधानी बरतना। मतलब अपने राज छुपा के रखना। हाँ, इंसान अक्सर भावनाओं में बहकर अपनी गहरी कमजोरियों, डरों और संवेदनशील राजों को बहुत जल्दी साझा कर देता है। और फिर मैन्युपुलेटर उसी का इस्तेमाल करता है। जो व्यक्ति नियंत्रित करना चाहता है वो इन्हीं जानकारियों को भविष्य में हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। और चौथा नियम जो मैंने पढ़ा था मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, स्वयं को गहराई से जानना। ये सबसे बड़ा कवच है, अपनी सीमाओं, अपने मूल्यों और अपनी सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझना। इसे अगर एक उपमा से समझें तो खुद को गहराई से जानना अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, अगर किसी इंसान को अपना खुद का सिस्टम, उसकी कोडिंग बहुत अच्छी तरह पता है तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर उसमें कोई नया वायरस या मैलवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जिस इंसान को अपनी वास्तविकता पर अटूट विश्वास है, जो जानता है कि वो क्या है और क्या नहीं है, उसे कोई भी इंसान गैसलाइट नहीं कर सकता। क्योंकि मैन्युपुलेशन तभी काम करता है जब मन में खुद को लेके थोड़ा सा भी संदेह हो। एकदम सही। तो आज के इस गहरे विश्लेषण के सफर को अगर हम समेटें तो हमने इंसान के दिमाग के उस अंधेरे कोने में झांका है जिसके बारे में बात करने से अक्सर लोग कतराते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसका दिमाग कैसे थकान से भर जाता है। हमने गैस लाइटिंग, लव बॉम्बिंग और साइलेंट ट्रीटमेंट के न्यूरोलॉजिकल प्रभाव को समझा। और अंततः हमने वो मनोवैज्ञानिक कवच बनाना सीखा जो इन हमलों से रक्षा कर सकता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का सार यही है कि ये ज्ञान एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसका उद्देश्य दूसरों के व्यवहार को समझकर खुद को सुरक्षित रखना है। हाँ, ये आत्मरक्षा के लिए है। इसका उपयोग कभी भी दूसरों के साथ चालाकी करने या खुद एक मैनिपुलेटर बनने के लिए नहीं होना चाहिए। ज्ञान का सम्मान उसकी रक्षा करने में है, प्रहार करने में नहीं। बिल्कुल सही बात है। और चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही गहरा और थोड़ा असहज कर देने वाला विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। आज हमने दूसरों के झूठ और दूसरों के मैनिपुलेशन को पकड़ने पर बहुत विस्तार से बात की, अपना पूरा ध्यान बाहर की दुनिया पे लगाया। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि हम पूरे दिन भर में खुद से कितने झूठ बोलते हैं? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या ये संभव है कि हम अपने ही डरों, अपनी कमियों और अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए खुद को ही रोजाना गैसलाइट कर रहे हों? बहुत मुमकिन है। दूसरों के खेल को पकड़ने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं हम खुद अपनी सच्चाई से तो नहीं भाग रहे। इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान हासिल करते रहिए और सबसे जरूरी, सवाल पूछते रहिए।